नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग तृतीय वर्ष कला कि राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत उत्तर दक्षिण संवाद के संदर्भ में वार्ता के लिए उपस्थित हुए हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का ख्वाब देखा जा रहा है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और इस ख्वाब को साकार करने के लिए मूल रूप से दो प्रकार के प्रयास किए गए हैं। एक है अमीर राष्ट्र और गरीब राष्ट्र, उनके मध्य संवाद स्थापित करना, और दूसरा है जो गरीब राष्ट्र हैं या जिन्हें विकासशील राष्ट्र कहा जाता है या अल्प विकसित राष्ट्र कहा जाता है, उनके मध्य संवाद को स्थापित करना। तो जब हम अमीर राष्ट्र और गरीब राष्ट्र या कहें विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र के मध्य नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु संवाद कायम करते हैं, तो उस स्थिति को हम लोग उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जानते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारी जो पृथ्वी है वो दो गोलार्धों में बटी हुई है। एक है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप का क्षेत्र आता है, और दक्षिणी गोलार्ध में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का क्षेत्र आता है। उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत जो हैं उन्नत, समृद्ध, विकसित और औद्योगिक देश ज़्यादा हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में निर्धन, पिछड़े हुए, विकासशील और शोषित राष्ट्र अधिक हैं। आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शब्दावली में जब उत्तर और दक्षिण संवाद का शब्दबंध का प्रचलन हुआ तो इसके मायने स्पष्ट हो गए। उत्तर से तात्पर्य था पश्चिमी विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित थे, जिन्होंने तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में चहुमुखी प्रगति कर ली है, जहां बचत और पूंजी निर्माण की दर काफ़ी ऊंची है, जहां राजनीतिक एवं वित्तीय स्थिरता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि उत्तर के देश माने जाते हैं। इसके ठीक विपरीत दक्षिण में अधिकांशतया वे राष्ट्र हैं जिन्हें विकासशील या तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। इन देशों के अंतर्गत पूंजी की कमी, जनसंख्या की अधिकता, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, तकनीकी ज्ञान का अभाव और रूढ़िवादिता, तो ये प्रमुख है। तो ये दक्षिण के राष्ट्र कहलाते हैं। और संवाद से तात्पर्य क्या है? संवाद से अभिप्राय है परस्पर विचार विमर्श करना। विचार विमर्श किस हेतु? विचार विमर्श किया जाता है नवीन प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसके स्वरूप के निर्धारण के लिए। बात करते हैं हम इसकी पृष्ठभूमि की। तो जो उत्तर के राष्ट्र या कहें जो संपन्न या समृद्ध या विकसित राष्ट्र थे, वो लंबे समय तक औपनिवेशिक शक्तियों को रूप में रहे, और वहाँ पर औद्योगिक क्रांति जो है पहले हुई। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इन देशों ने दक्षिण के देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। लंबे समय तक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश थे वो गुलाम रहे। गुलामी की इस लंबी कालावधि में उत्तर के विकसित देशों ने अपनी आर्थिक व्यवस्था इन पिछड़े देशों पर थोप दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण के अधिकांश देश राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते गए, लेकिन उन्होंने यह पाया कि आर्थिक दृष्टि से वे पूंजीवादी देशों के शिकंजे में फंसे हुए हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका है जो विकासशील देशों के हित में नहीं है, और उन्होंने यह पाया कि दक्षिण के विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 73.6% है, जबकि इसके ठीक विपरीत विश्व के कुल उत्पादन का उनका हिस्सा मात्र 21.5% है।
उत्तर के विकसित राष्ट्रों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कुल 26% है, 26.4, जो कि विश्व के कुल उत्पादन का 78.5% के भागीदार हैं। विश्व के कुल उत्पादन के 78.5% के भागीदार भी हैं। तो विकासशील राष्ट्रों के प्रति व्यक्ति आय $730 है, जबकि उत्तर के विकसित राष्ट्रों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $10,720 है। तो बहुत बड़ा अंतर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। दक्षिण के विकासशील राष्ट्र यह भी महसूस करने लगे कि आर्थिक सहायता के नाम पर जो उत्तर के समृद्ध देश हैं उनकी सहायता नहीं करते हैं, बल्कि ऐसा चक्रव्यूह तैयार करते हैं जिसमें उत्तर के जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। विकासशील देशों के उस उदासीनतापूर्ण दृष्टिकोण के कारण विकसित देशों के इस उदासीनतापूर्ण दृष्टिकोण के कारण जो विकासशील देश थे उनकी व्यापार की शर्तें उनके प्रतिकूल होते चली गई, विपरीत होते चली गई, और विश्व के कुल व्यापार में उनका जो भाग था वो सापेक्षिक रूप से कम होता चला गया। अब अपन देखें आंकड़ों में तो हमें मालूम पड़ता है कि 1950 में विश्व के कुल निर्यात का 20% जो था वो विकासशील देशों से प्राप्त होता था, जबकि 1975 में यह केवल 11% रह गया। ठीक इसके विपरीत विश्व के कुल निर्यात में विकसित देशों का अंक 61% से बढ़कर के 67% हो गया। तो ये जो आंकड़े हैं ये वास्तव में चिंताजनक आंकड़े हैं। 1973 के अंत में पेट्रोल के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप जो औद्योगिक देश थे उनका उत्पादन 1974 में कम हो गया, और इसके परिणाम स्वरूप 1975 में विकासशील देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं की मांग और उनकी कीमतों में काफ़ी कमी हुई। कॉफ़ी, खोपरा, इनके जो निर्यात मूल्य थे उसमें 70% की और शक्कर की कीमत में 66% की, और इस प्रकार से जो है कुछ रबर की कीमतों में 40%, जूट में 40%, कपास की कीमतों में 16% की कमी हो गई। इसके विपरीत इन देशों का द्वारा जो आयात की जाने वाली वस्तुएं थीं, कागज़, इस्पात, मशीन, खाद्यान्न की अन्य वस्तुएं, उनकी कीमतें बढ़ गईं। तो यह सब जो था उसने विदेशी व्यापार को बिल्कुल प्रतिकूलता उत्पन्न कर दी। एक तरफ तो विपरीत शर्तें थीं व्यापार हेतु, और दूसरी तरफ जो कर्ज था वो बढ़ता हुआ जा रहा था। तो इन दोनों ने दक्षिण के जो विकासशील देश थे उनका जो भुगतान संतुलन था उसको बिल्कुल गड़बड़ कर दिया। धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों की जो स्थिति थी वह काफ़ी खराब होती हुई जा रही थी, और वो अपने आप को अत्यधिक दबाव में महसूस कर रहे थे। यहाँ से फिर एक नवीन रूप में ये मांग उठने लगी कि इस जो आर्थिक ढांचा है इसके अंदर सुधार किया जाना चाहिए, और इस हेतु एक दबाव की राजनीति इनके द्वारा की जाने लगी। 1970 के दशक के प्रारंभ में विकासशील देश जो थे वो इस बात पर जोर देने लगे कि आर्थिक संबंधों का निर्धारण न्यायपूर्ण होना चाहिए और लोकतांत्रिक आदर्शों पर किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1974 में अपने अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की घोषणा का और कार्यक्रम का जो ढांचा था उसको पारित किया। जो उत्तर के विकसित औद्योगिक देश थे उन्होंने भी हवा के रुख को पहचानते हुए ये महसूस किया कि अब यह बुद्धिमानी नहीं होगी कि विकासशील देशों की उचित मांगों को अनदेखा किया जाए। विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट आ रही थी, और उनकी इस स्थिति की वजह से जो विकसित देश थे उन पर भी उसका बुरा असर पड़ने लगा, और भविष्य में यह बुरा असर और अधिक होने वाला था। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों और वैश्विक शांति के समान विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण यह लगा कि इन प्रस्तावित मुद्दों को धनी और निर्धन देशों के बीच में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के जरिए संतोषजनक तरीके से हल कर लिया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा, अंकटाड, निर्गुट शिखर सम्मेलन, ब्रांट आयोग, तो इन सब के माध्यम से इस नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को
स्थापित करने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद प्रारंभ हुआ। और उत्तर दक्षिण संवाद की दृष्टि से जो प्रमुख रूप से प्रयत्न किए गए उसमें आते हैं, एक तो पेरिस सम्मेलन जो कि 1975 से 1977 तक चला। दूसरा है ब्रांट आयोग जो कि 1977 में स्थापित हुआ। तीसरा है कानकून सम्मेलन जो कि 1981 में हुआ। 1986 से 93 तक चलने वाला उरुग्वे वार्ता और विश्व व्यापार संगठन। इसके अतिरिक्त पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 और 1997 के जून माह में हुआ। और G8 की जो एवियन में संपन्न वार्षिक बैठक जो कि 2003 जून में हुई। इसके अलावा G20 और जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन और पेरिस सम्मेलन इस क्षेत्र के आधारभूत प्रयासों में गिने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के कुछ आधारभूत प्रयास इस दिशा में किए गए, लेकिन जब हम इन सब का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो हमको यह पता चलता है कि इन प्रयासों के बावजूद भी विकासशील राष्ट्रों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप स्थापित करने की मांग की जा रही थी वह अपने लक्ष्य से बहुत दूर रही, क्योंकि जो विकसित राष्ट्र थे उनकी नीयत इस प्रकार की नहीं थी कि वो विकासशील राष्ट्रों को विकास की मुख्य धारा में लाना चाहें। उत्तर दक्षिण संवाद के ऐसे परिणाम नहीं निकले जिसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हो और विकासशील देशों के विकास की रफ्तार को गति मिले। धनी और निर्धन देशों के बीच वार्ता या सौहार्दपूर्ण समझौते के रास्ते में अनेक बाधाएं नजर आती हैं। पहली बाधा तो यह है कि जो धनी देश के नेता हैं वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहते कि परस्पर निर्भरता के वर्तमान व्यवस्था में भी विकासशील देशों की सहायता पर वो निर्भर हैं। वे सदियों से विकासशील देशों का शोषण करके ही संपन्न बन चुके हैं। दूसरा, जो संपन्न राष्ट्रों के नेता हैं उनके मन में आज भी यह भावना मजबूर है कि वो चालबाजी से अपनी रियायतें, सहायता और व्यापार नीति के सहारे विकासशील देशों का शोषण और अधिक कर सकते हैं। तीसरा, जो विकासशील देश हैं वो एकजुट नहीं हैं, उनमें टकराव और प्रतिद्वंद्विता आज भी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इन सब के कारण जो है, चाहे वो डंकल प्रस्ताव हों या गेट के समझौते हों, वो अपने शर्तों को थोपने के लिए सफल हो जाते हैं। तो यह एक आधारभूत समस्या है जिसमें कि जो उत्तर के विकसित राष्ट्र हैं वो कहीं ना कहीं असुरक्षा और अपनी समृद्धि को सीमित होने का डर अपने मन में स्थापित किए हुए हैं, जिससे कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना नहीं हो पा रही है। धन्यवाद।